गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दामिनी सोनी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी फूड स्टफ है, यानी कि जो भी आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज रहा उसमें, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और वो ब्रेक डाउन होकर के क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर हो रही सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होती है, यूज होती है। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, और वो एयर इनहेल होकर के क्या हो रही है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास होती हुई हमारे लंग्स में एंटर कर रही है। तो हमने उसमें देखा था कि सबसे पहले जो हम एयर इनहेल कर रहे थे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, वो एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर हो रही थी, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हो रही थी कहाँ, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में कंटिन्यू हो रही थी, वहां पर क्या हो रहा था, जो भी एयर फिल्टर्स प्रेजेंट थे, मैंने बताया था एयर फिल्टर्स क्या होते हैं, हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट नेजल हेयर्स, वो क्या करते हैं, जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं उसका फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे ही वो एयर क्या होती है, फिल्टर होती है नेजल कैविटी और नेजल पैसेज से, फिर उसके बाद वो कहाँ पास होती है, फेरिंक्स में। फेरिंक्स से पास होती हुई वो कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलरी डक्ट, एंड फाइनली वो कहाँ पहुंच जाती है, एल्वियोलाई में। इस तरह से पूरा एयर का पैसेज रहता है नॉस्ट्रिल से पूरा एल्वियोलाई तक, और वो फिल्टर होकर के एयर कहाँ फाइनली रीच होती है, एल्वियोलाई में। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से उस एयर का, उस ऑक्सीजनेटेड एयर का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। उसमें मैंने बताया था कि एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड से, और एल्वियोलाई के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ ट्रांसफर हो रही थी, ब्लड में ट्रांसफर हो रही थी थ्रू द एल्वियोलाई। और ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस से हो रहा था, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ आ रही थी, ब्लड में आ रही थी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। फिर वो हम आगे इसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो रही है, किस तरीके से उसका बॉडी टिश्यूज में ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी टिश्यूज से भी सेल्स में एंटर कर रही है ऑक्सीजन, और फाइनली वो क्या प्रोसेस कर रही है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ब्रेक डाउन कर रही है और एनर्जी रिलीज कर रही है सेल्स के अंदर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन की क्या फिजियोलॉजी रहती है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग, क्योंकि रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका क्या हो रहा है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, फैट्स जो भी है, उनका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो ऑक्सीजन आ कैसे रही है, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग क्या है, सबसे पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, it is the exchange of gases between individuals body and surroundings, ठीक है। यानी कि हमारे आसपास जो एयर है, जो हमारे आसपास एयर है, वो एयर और हमारे बीच में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। हम O2 को इनहेल कर रहे हैं और क्या एक्सहेल कर रहे हैं, CO2। इस तरीके से क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग्स में, यानी सराउंडिंग में CO2 जा रही है और O2 क्या हो रही है, हमारे अंदर एंटर हो रही है। अब इसका भी मैकेनिज्म है, इसका भी क्या है, मैकेनिज्म, कि किस तरीके से ब्रीदिंग क्या होती है, हमारी
पहला इसमें है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंस्पायरेशन में एयर को इनहेल कर रहे हैं। वी इनहेल द एयर, यानी कि जो एयर है मूव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एयर मूव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो फ्रेश एयर है, जो ऑक्सीजन जो एकदम फिल्टर होकर के हो रही है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और हमारे बॉडी में फाइनली सेल्स में पहुंच रही है, वो फ्रेश एयर का मूवमेंट पूरा बॉडी के अंदर हो रहा है, उसका मूवमेंट अंदर इनहेल करना एयर को क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी, मूवमेंट ऑफ फॉल एयर, फॉल एयर यानी कि जो बेकार एयर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ फॉल एयर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, पहला प्रोसेस हम क्या देखेंगे, इंस्पायरेशन। पहले हमने ब्रीदिंग में हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रेश एयर का हमारी बॉडी के अंदर। जब एयर को हम इनहेल करते हैं तब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं वो हम समझेंगे किसके अंदर, रेस्पिरेशन में, वो सॉरी इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में जब एयर को हम इनहेल करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाता है। वो किस तरीके से, जैसे ये रफ डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये लंग्स है, तो ये लंग्स है, तो उसमें क्या हो रहा है, जब एयर इनसाइड यानी अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही है तब डायफ्राग्राम क्या हो रहे हैं, रिलैक्स, यानी डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस कंडीशन में रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है क्यों, क्योंकि जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। थोरैसिक कैविटी कैसे इंक्रीज हुई, जो हमारा आगे की तरफ स्टर्नम होता है, स्टर्नम किससे अटैच होता है, पूरे रिबकेज से, और रिबकेज क्या करता है, हमारी पूरी चेस्ट कैविटी को कवर करता है। उस रिबकेज में जो स्टर्नम है उसका मूवमेंट फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है, थोड़ा सा अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका स्टर्नम का मूवमेंट होता है। उसके मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो थोरैसिक कैविटी थी वो इंक्रीज हो गई, और जैसे ही थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो जो लंग्स के अंदर प्रेशर था वो प्रेशर क्या था, वो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से, और आउटसाइड एनवायरनमेंट का प्रेशर हायर है इन कंपैरिजन टू आवर इनसाइड बॉडी, यानी लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ही कम है, और आउटसाइड द बॉडी यानी सराउंडिंग में एयर का प्रेशर हायर है। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो बाहर से कहाँ एंटर हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो डायफ्राग्राम रिलैक्स हो रहा है। उसके रिलैक्स होने की वजह से और ये सब थोड़ा इंक्रीमेंट होने की वजह से वॉल्यूम का उसमें प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हुआ है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, तो इसी वजह से जो फ्रेश एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, इंस्पायरेशन कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, और इसमें क्या हो रहा है, स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है, स्टर्नम मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कैविटी इसकी वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से। फिर
इंक्रीज, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज यानी प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज, प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज, प्रेशर इनसाइड द लंग क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, प्रेशर कम हुआ यानी कि एयर क्या होगी, अब इसमें आ जाएगी इजीली बाहर से, हम क्या करेंगे उसको एयर को नॉस्ट्रिल से इनहेल कर लेंगे और इस तरीके से वो क्या होगा, हम इंस्पायर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में जस्ट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन में देखें तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, एक्सपायरेशन। सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। ठीक है, अब एक्सपायरेशन में इसका अपोजिट होता है, इसमें डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरेशन कर रहे हैं हम जब एयर को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, उस फॉल एयर को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सहेल कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, डोम शेप्ड का हो जा रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, इसमें रिलैक्स था, इसमें क्या था, रिलैक्स, इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, डोम शेप्ड का। ठीक है, इसमें कैसे हुआ, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे डोम शेप और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे डायफ्राग्राम अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में आया, वो इस तरीके से कि जो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई थी स्टर्नम के मूवमेंट की वजह से, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्टर्नम मूव किया था, आउटवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टर्नम जो मूव किया था, एक्सपायरेशन के बाद वो स्टर्नम वापस से क्या होगा, अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा, यानी उसका इनवर्ट मूवमेंट होगा, बैक साइड इनवर्ट मूवमेंट होगा स्टर्नम का, उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, वापस से कम हो जाएगी, वापस से अपनी ही उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे वो नॉर्मल थी। इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो थोरेसिक कैविटी थोड़ी बढ़ जाती है ना स्टर्नम के मूवमेंट की वजह से, अब वो स्टर्नम वापस से अपनी उसी पोजीशन में आएगा तो वो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थोरेसिक कैविटी क्या होगी, डिक्रीज, थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, और इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। ठीक है, अब प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ चुका है, थोरेसिक कैविटी कम हो गई, प्रेशर लंग्स के अंदर बढ़ गया और डायफ्राग्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डोम शेप्ड का हो गया। अब क्या होगा, अंदर प्रेशर हायर है, सराउंडिंग में एयर प्रेशर क्या है, कम है, तो क्या होगी, एयर जो फॉल एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ चुकी है बॉडी पार्ट से लंग्स के अंदर आ चुकी है, अब वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड द लंग्स, वो कैसी एयर है, फॉल एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगी, हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, इसमें हमने इंस्पायरेशन देखा, दूसरी तरफ हमने क्या देखा, एक्सपायरेशन। दोनों में डिफरेंसेस यही है कि स्टर्नम का मूवमेंट एक में आउटवर्ड में हो रहा है तो एक में इनवर्ड में हो रहा है, उसकी वजह से सारे चेंजेस थोरेसिक कैविटी में आ रहे हैं और प्रेशर में आ रहे हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, जब एयर हमारे अंदर आ चुकी है, ठीक है ना, लंग्स में आ चुकी है, तो अब उसका किस तरीके से ब्लड में ट्रांसफर होगा, फिर ब्लड के पास बाद में बॉडी टिश्यूज में होगा, अब वो देखेंगे, फिर उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन देखेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप यही होती है ब्रीदिंग के बाद, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो ये एल्वेलाई है, ठीक है,
एल्विलाई है, इसका चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और इस ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो हो रहा है, आरबीसी, ठीक। अब ये क्या है, ऑक्सीजन आ गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई, तो वो किस में ट्रांसफर होगी, आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी, ये आरबीसी है, इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन आरबीसी में एंटर करेगी, फिर उसके बाद आरबीसी क्या दे देगी वापस, CO2, और इस CO2 वापस से वही पाथवे फॉलो करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हमारे क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो यही होता है गैसेस एक्सचेंज, जिसमें एल्विलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर निकल जाती है। अब जैसे ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, यानी आरबीसी ने ऑक्सीजन को कैरी कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इन ब्लड कैपिलरीज में आएगा। ये ब्लड कैपिलरीज किसके पास है, बॉडी टिश्यूज के पास है। ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ है, बॉडी टिश्यूज के पास, बॉडी टिश्यूज के पास ये ब्लड कैपिलरीज है। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बॉडी टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या है, टिश्यूज, ये टिश्यूज है, और उसके अंदर भी ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, टिश्यूज का भी एक पार्ट सेल। अब ये जैसे कि ऑक्सीजन इसमें आया, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हुआ, ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बॉडी टिश्यूज में, इस उसमें भी ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरीके से सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। अब इसमें जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यानी कि ब्लड कैपिलरीज और एल्विलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एक डायरेक्टली एयर, फ्रेश एयर ब्लड में आ रही है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज में जा रही है, यानी कि और अंदर जा रही है, बॉडी के सेल्स के अंदर जा रही है ऑक्सीजन, तो उस वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, तो वो ऑक्सीजन सेल के अंदर क्या काम कर रही है, वो क्या कर पा रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन इसका थर्ड स्टेप है फिजियोलॉजी का, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन सेल के अंदर आ चुकी है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ग्लूकोज स्टोर्ड है हमारी बॉडी सेल के अंदर। वो कैसे स्टोर्ड है, जो हमने फूड इनटेक की, वो डाइजेस्ट होगा स्टमक में, स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहाँ जाके फाइनली एब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर। मान लेते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आ चुका है, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, सेल के अंदर एंटर कर चुका है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू पाइरुवेट, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें, पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुवेट में टूटेगा। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ चलती है, ये चलती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। इसको
इसको हम ईएमटी पाथवे भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमटी पाथवे। ईएमटी पाथवे, इसमें ईएमटी पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? इमिडियन मेयर ऑफ पार्नास, 3 साइंटिस्ट थे इमिडियन मेयर ऑफ पार्नास। इन्होंने क्या किया था? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को डिस्कवर्ड किया था। इसमें टोटल कितनी स्टेप्स होती है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होती है। टोटल 10 स्टेप्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब उन 10 स्टेप्स को भी क्या किया है? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली वो है फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेप। उसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेप में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेप में क्या हो रही है? एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, एनर्जी इन्वेस्ट। फिर जो फिफ्थ स्टेप के बाद में 6 to 10 स्टेप्स है। 6 to 10 स्टेप्स में क्या हो रहा है? एनर्जी फॉर्म हो रही है, एनर्जी फॉर्म, ठीक है। 6 to 10 स्टेप में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी बन रही है और किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है। ये पूरा प्रोसीजर ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। काइनेज एंजाइम का मतलब होता है फॉस्फेट का एडिशन। काइनेज का एक मीनिंग ये भी है कि वो फॉस्फेट को ऐड करा रहा है। फॉस्फेट का एडिशन कहां से हो रहा है? एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, यानी कि एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट किसको दे दिया? ग्लूकोज को दे दिया। और ग्लूकोज को दिया तो ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट जाके ऐड हो गया? 6th पोजीशन पे जाके फॉस्फेट ऐड हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया ग्लूकोज से। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम होता है इसके लिए? फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ये एंजाइम होता है जो क्या करवाता है? इसमें आइसोमराइजेशन प्रोसेस करवाता है। आइसोमराइजेशन का मतलब ये है कि जो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप था, यानी कि उसमें कौन सा ग्रुप था? CHO। CHO से ग्रुप अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO ग्रुप में, ठीक है। CO फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हो गए, CHO से CO हो गया, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें भी एक और फॉस्फेट एडिशन हो रहा है। उसमें कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टो जो क्या करा रहा है? वापस से वही काम करा रहा है जो ऊपर हेक्सोकाइनेज ने कराया था। ये भी एक काइनेज एंजाइम है। ये क्या कर रहा है? फॉस्फेट का एडिशन। पहले फॉस्फेट 6 ग्रुप पे था, अब फॉस्फेट कहां पर ऐड हो गया? फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे अगर फॉस्फेट ऐड हो चुका है तो अब वो क्या बन गया है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। किसकी हेल्प
अब जैसे ही फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बन चुका है, अब इसमें क्या होगा, अब इसका डिवीजन होगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डिवीजन होगा 2 पार्ट्स में। किस एंजाइम की मदद से, एल्डोलेज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से, एक तो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक। और एक दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2। पहले तो वो बन चुका था, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन चुका था, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। कौन से एंजाइम की हेल्प से, उसमें क्या हुआ, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था उसमें आइसोमराइजेशन हो गया, उसमें क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो गया, वापस से क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अब मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2। अब जैसे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हुए, आगे इसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, इसमें इस स्टेप को यहां लिखते हैं, ठीक है। अब जो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसमें फिर से एक फॉस्फेट का एडिशन होगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है किसको कन्वर्ट करने में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट 3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट किससे बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब इसमें ये तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अब इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो ये हाइड्रोजन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रिमूव कर ही रहा है। अब वो हाइड्रोजन को कौन कैप्चर कर ले रहा है, तुरंत से उसको कैप्चर कर ले रहा है NAD पॉजिटिव। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है, NADH। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो कितने NADH बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, ठीक है, 2 NADH बनेंगे। और फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है H3O4 से। H3O4 इसमें क्या दे रहा है, इसमें फॉस्फेट का एडिशन करवा रहा है। H3O4 क्या है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड से क्या हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जा रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये प्रोवाइड कर दे रहा है अपनी तरफ से, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है उसमें एक फॉस्फेट निकल चुका, पहले 1,3 था, इसका मतलब एक फॉस्फेट निकल चुका, तो क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट।
लेकिन अब जो फॉस्फेट निकला है उसको कौन कैप्चर करेगा? एडीपी। एडीपी फॉस्फेट को कैप्चर करेगा और क्या बना लेगा? एटीपी। और कितने एटीपी बनाएगा? 2 एटीपी। 2 एटीपी बन गए, 2 एटीपी बन गए। अब 2 एटीपी बने हैं तो अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जिससे 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जा रहा है और एडीपी फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर 2 एटीपी बनाएगा। 3 से अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 3 से क्या बनेगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के। ये किस सॉरी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, ये 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कैसे बना? ये इनोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में बना। ये बना इनोलेज एंजाइम। ये एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसमें कितना क्या रिलीज किया? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। 2H2 मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए? इसने रिलीज कर दिया। अब इसके बाद क्या बनेगा? फाइनली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फाइनली क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे? अब पाइरुवेट के बन जाएंगे। यानी इससे फॉस्फेट निकल चुका है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फॉस्फेट निकला है और उसने क्या बना दिया है? पाइरुवेट। यानी कि अब एडीपी कंबाइन होगा फॉस्फेट से तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा इससे? एटीपी। और कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? फिर से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के? 2 हैं। तो कितना एटीपी बन जाएगा? 2 एटीपी बन जाएगा। अब इसमें कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? इसमें पाइरुवेट काइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। पाइरुवेट काइनेज। काइनेज एंजाइम जहां जहां आया है वहां वहां फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। फॉस्फेट ऐड हुआ है। दूसरी बात, अगर फॉस्फेट निकला भी है तो एडीपी के साथ कंबाइन होकर के एटीपी बना लिया। फाइनली हमारा क्या बन गया? पाइरुवेट बन गया। इस तरीके से पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। अब इसमें भी क्या है? अब इसमें जहां एटीपी बन रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जहां एटीपी बन रहा है, एटीपी बन रहा है आपकी कहां? एक तो 7th स्टेप में एटीपी बन रहा है और एकदम लास्ट स्टेप में एटीपी बन रहा है। एक तो 7th एंड 10th स्टेप, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एटीपी फॉर्म। तो हमने इस स्टेप को क्या बोला है? इसको बोला है हमने क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो गया। अब उसके बाद जो जहां वाटर निकल रहा है, वाटर कहां निकल रहा है? 9th स्टेप में। 9th स्टेप में वाटर रिलीज हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद क्या है? जहां NaDH बन रहा है, NaDH वाली स्टेप को हमने क्या बोला है? 6th स्टेप में क्या हो रहा है? NaDH का फॉर्मेशन हो रहा है। NaDH फॉर्म, उसको हमने बोला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इस तरीके से हर एक स्टेप का एक अपना नाम भी हमने रख दिया। जहां एटीपी बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, जहां वाटर रिलीज हो रहा है वो डिहाइड्रेशन है, और जहां पर NaDH का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप्स हैं मेन इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कितने डायरेक्ट एटीपी बने। डायरेक्टली सबस्ट्रेट ने जो फॉस्फेट रिलीज किया है और एटीपी बनाया है, एडीपी
और इनडायरेक्ट एटीपी कितने बने, टोटल कितना रहेगा और नेट गेन कितना रहेगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल अगर हम डायरेक्ट एटीपी की बात करें, डायरेक्ट एटीपी, तो डायरेक्ट एटीपी कैसे बने हैं, एक तो हमारा 7th में बना है और एक हमारा 10th स्टेप में बना है। ठीक है, बाय हाई एनर्जी सबस्ट्रेट, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से बना है डायरेक्ट एटीपी। उन्होंने अपना फॉस्फेट दे दिया है, तो कितने बन गए, 4 एटीपी बन गए, 2 एटीपी यहां से, 2 एटीपी यहां से और 2 एटीपी यहां से, तो टोटल कितने बन गए डायरेक्ट 4 एटीपी। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट कितने बने हैं, इनडायरेक्ट एटीपी कैसे बना है, इनडायरेक्ट एटीपी हमारा बनेगा किसकी हेल्प से, NADH की मदद से। NADH की मदद से कैसे बनेगा, बाय NADH, बाय NADH। ठीक है, कौन सी स्टेप है ये, 6। तो इसमें क्या हो रहा है, ETS चल रहा है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से NADH क्या कर रहा है, ATP बना रहा है। एक NADH कितने ATP बना रहा है, एक NADH 3 ATP बना रहा है। ठीक है, और हमारी ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बने हैं, 2 NADH बने हैं, यानी कि टोटल कितने ATP बन गए, NADH से 6 ATP, NADH से कितने बन गए, 6 ATP बन गए। 4 तो डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट कितने, 6 ATP, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो टोटल ATP कितना रहा, टोटल ATP हमारा रहा 10, 6 + 4 कितने हो गए, 10 ATP। फाइनली कितने ATP बन गए ग्लाइकोलाइसिस में, 10 ATP। लेकिन फर्स्ट से 5th स्टेप में क्या हो रहा था, एनर्जी यूज भी तो हो रही थी, ATP यूज भी तो हो रहा था, तो उसमें कितने ATP यूज हो रहे थे, यूज्ड ATP कितने थे, इन फर्स्ट टू 5th स्टेप उसमें थे 2 ATP यूज हो रहे थे, यानी कि अब कितने ATP रह गए, 10 - 2 8 ATP। ठीक है, 8 ATP फाइनली ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। अगर हम इसको कंसीडर ना करें, यानी कि अगर हम NADH वाली ATP को कंसीडर ना करें, सिर्फ डायरेक्ट ATP को कंसीडर करें, सिर्फ हम इसको देखें, सिर्फ हम डायरेक्ट ATP को देखें, NADH वाली ATP को ना देखें, तो नेट गेन ATP कितना बनेगा, नेट गेन ATP कितना बनेगा, तो नेट गेन ATP कितना बनेगा, 4 डायरेक्ट ATP थे, 4 ATP डायरेक्ट वाले, ठीक है, जो डायरेक्टली बन रहे थे ADP के साथ कंबाइन होकर, और 2 यूज हो रहे थे पहले में, तो 2 यूज्ड वाले थे। तो नेट गेन कैसे आएगा, नेट गेन आएगा हमारा 4 - 2, कितने ATP बच गए, नेट गेन 2 ATP, कितने ATP रहे, नेट गेन 2 ATP। तो ये पूरा ATP का फॉर्मेशन, कितने डायरेक्ट बने कितने इनडायरेक्ट बने, रिमेनिंग कितने